क्या आप यकीन करेंगे कि पैसा कमाने और उसे बढ़ाने के कुछ बिल्कुल सरल मतलब हमेशा से चले आ रहे नियम है। हाँ, और वही नियम जो आज काम करते हैं वो 6000 साल पहले बेबीलोन की उन अमीर गलियों में भी चलते थे। बिल्कुल। और यही तो खास बात है जॉर्ज एस क्लासन की किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की। सही कहा। और मजे की बात यह है कि ये किताब लिखी तो गई थी 1920s में, जी। लेकिन जैसा लॉस एंजलिस टाइम्स ने भी कहा, इसके जो सिद्धांत है वो आज भी उतने ही कारगर हैं, उतने ही ताजे। हाँ, और इसकी खूबी यही है कि ये कोई भारी भरकम फाइनेंस की किताब नहीं है। ये तो कहानियों का संग्रह है, बेबीलोन की कहानियां जो हमें पैसे के राज सिखाती हैं। तो आज हम इन्हीं कहानियों में थोड़ा गहरा उतरेंगे ताकि हम सब वो जो वित्तीय सफलता के मूल मंत्र है ना, उन्हें समझ सकें। हाँ, जो किताब बताती है पैसा कमाना, हम्म। फिर उसे बचाना और सबसे जरूरी उसे सचमुच बढ़ाना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बंसिर से, बेबीलोन का एक रथ बनाने वाला। हाँ, कहानी की शुरुआत में वो काफी उदास है, परेशान है। वो सोच रहा है कि भाई बेबीलोन इतना अमीर शहर है, हर तरफ सोना चांदी दिखता है, पर मेरी अपनी थैली क्यों खाली है। और उसका दोस्त कोबी, वो संगीतकार। हाँ, कोबी भी, वो भी उसी नाव में सवार है। दोनों मेहनत करते हैं पर हाथ खाली। बंसिर ने एक सपना भी देखा था रात में कि वो बहुत अमीर हो गया है, पर्स भारी है, सिक्कों से लुटा रहा है पैसे। लेकिन सुबह आँख खुली तो हकीकत वही, खाली जेब। सालों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं। ये निराशा तो बहुत गहरी लगती है। बिल्कुल। और इसी निराशा में वो कोबी से बात करता है और तब उन्हें ये एहसास होता है, चुभने वाला एहसास, कि उन्होंने अमीर बनने की कभी कोशिश ही नहीं की। बस कमाते रहे और खर्च करते रहे। हाँ, बस रोज की जरूरतें पूरी करने में लगे रहे, कमाया और खर्च कर दिया। बंसर तो यहाँ तक कह देता है कि क्या हम भेड़ों से कुछ बेहतर है, मतलब दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहकर भी ऐसी कंगाली। ये एक बड़ा मोड़ था उनकी सोच में, है ना। हाँ बिल्कुल। उन्हें लगता है कि जरूर अमीरी का कोई राज है, कोई तरीका है जो वो नहीं जानते। और तभी उन्हें याद आता है अपने पुराने दोस्त अरकाद का। अरकाद, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। उन्हें लगा अरकाद जरूर कुछ जानता होगा। और अरकाद ऐसा नहीं था कि बहुत घमंडी हो। नहीं नहीं, उन्हें याद आता है कि अरकाद अमीर होकर भी जमीन से जुड़ा था। कोबी बताता भी है कि कैसे अरकाद ने उसे अपने शानदार रथ से देखकर हाथ हिलाया था। अच्छा। तो उनमें एक उम्मीद जगती है कि अरकाद हमें सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बताएगा, बल्कि एक लगातार आमदनी कैसे बनाएं ये सिखा सकता है। तो बंसिर और कोबी ने क्या किया? अकेले गए? नहीं, उन्होंने कुछ और दोस्तों को इकट्ठा किया जिनमें ऐसी ही बेचैनी थी, और सब पहुंच गए अरकाद के पास सीखने की उम्मीद लेकर। और यहीं से कहानी पलटती है। अब हम अरकाद की कहानी सुनते हैं। हाँ, अब अरकाद बताता है कि वो कैसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। उसके पुराने दोस्त उससे पूछते हैं वही सवाल जो सब पूछते हैं। हाँ, कि अरकाद तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? हम तो साथ खेले, साथ पढ़े, तुम हमसे ज्यादा मेहनती भी नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि दौलत तुम पर इतनी मेहरबान हो गई? ये सवाल तो आज भी गूंजता है। तो अरकाद का जवाब क्या था? क्या उसने कहा हाँ भाई किस्मत चमक गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरकाद ने साफ कहा कि किस्मत के भरोसे रहना तो बेवकूफी है। उसने कहा कि अचानक मिली दौलत तो अक्सर लोगों को बर्बाद कर देती है। अच्छा। हाँ, असली बात है दौलत बनाने के नियमों को सीखना और फिर उन पर चलना। उसने बताया कि जवानी में ही उसने तय कर लिया था कि वो गरीबी में नहीं जिएगा। उसे दौलत की अहमियत समझ आ गई थी और उसे पाने के लिए ज्ञान हासिल करने का उसने पक्का इरादा कर लिया था। इरादा तो ठीक है, पर शुरुआत कैसे हुई? आसान तो नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में वो रिकॉर्ड्स के दफ्तर में एक मामूली लेखक का काम करता था। मिट्टी की गोलियों पर लिखता था, दिन रात मेहनत करता, पर पैसा बस गुजारे लायक ही था। फिर उसकी जिंदगी में अल्गमिश नाम का एक अमीर साहूकार आया। अल्गमिश को एक जरूरी दस्तावेज की नकल चाहिए थी, वो भी बहुत जल्दी। और यहाँ अरकाद ने मौका देखा। हाँ बिल्कुल। अरकाद ने सौदा किया, कहा मैं रात भर जागकर ये काम पूरा कर दूंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे अमीर बनने का राज बताना होगा। वाह। अल्गमिश मान गया। हाँ। और उसने अरकाद को पहला सबसे बुनियादी नियम सिखाया। क्या था वो? तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम्हें अपने पास रखना चाहिए, कम से कम 10वां हिस्सा। मतलब सबसे पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाना। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। क्या अरकाद ने इसे तुरंत अपना लिया? हाँ, उसने बचत शुरू कर दी और उसे हैरानी हुई कि उसे अपने खर्चों में कोई बहुत ज्यादा कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन पैसा बचाना तो बस पहला कदम था, उसे बढ़ाना भी तो था। वही असली चुनौती थी और यहीं उसने पहली ठोकर खाई। वो कैसे? क्या हुआ?
उसने अपनी सारी जमा पूंजी अजमूर नाम के एक ईंट बनाने वाले को दे दी। ईंट बनाने वाले को? क्यों? अजमूर ने कहा था कि वो दूर देश जाकर सस्ते में कीमती रत्न खरीद कर लाएगा, लेकिन अजमूर को रत्नों की कोई परख नहीं थी, वो तो ईंटें बनाता था। तो वो ठगा गया। रत्नों की जगह कांच के रंगीन टुकड़े ले आया। अरकाद का सारा पैसा डूब गया। उफ, ये तो बड़ा झटका था। इससे क्या सबक मिला? सबक ये कि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे सही जगह लगाना बहुत जरूरी है, और निवेश हमेशा उसकी सलाह पर करो जो उस चीज का माहिर हो। हाँ, ईंट बनाने वाले से रत्नों की सलाह लेना तो गलती थी। बिल्कुल, ये आज भी उतना ही सच है। किसी अनजान स्कीम में या बिना एक्सपर्ट की सलाह के पैसा लगाना खतरनाक है। लेकिन अरकाद ने हार नहीं मानी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने फिर से बचत शुरू की, वही 10वां हिस्सा। अच्छा। इस बार उसने पैसा अग्गर नाम के एक ढाल बनाने वाले को उधार दिया। अग्गर भरोसेमंद था और ढाल बनाने के कारोबार को समझता था। तो इस बार फायदा हुआ? हाँ, इस बार उसे नियमित रूप से ब्याज मिलने लगा। उसका पैसा अब उसके लिए काम कर रहा था। चलो, कुछ तो ठीक हुआ। लेकिन एक और गलती इंतजार कर रही थी। अरे, अब क्या? वो जो ब्याज कमाता था ना, उसे वो शानदार दावतों और अच्छे कपड़ों पर खर्च कर देता था। हाँ। अलगमिश ने उसे फिर टोका। कहा, अरकाद, तुम तो अपनी बचत के बच्चों को ही खा रहे हो, तुम्हें उन्हें भी तो काम पर लगाना चाहिए ताकि वो तुम्हारे लिए और पैसा कमाएं। ओहो, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग का सिद्धांत। बिल्कुल, पैसे से और पैसा बनाना। बचत करो, सही जगह लगाओ, और जो कमाई हो उसे भी दोबारा काम पर लगाओ। तो ये थे वो 3 मुख्य नियम। हाँ, अरकाद ने इन्हीं 3 नियमों पर चलकर महारत हासिल की। 1, अपनी कमाई से कम में जियो, मतलब कम से कम 1/10 बचाओ। 2, निवेश करने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लो। 3, अपने पैसे को काम पर लगाओ और उसकी कमाई को भी फिर से निवेश करो। कमाल है। और जब उसके दोस्तों ने कहा कि ये तो किस्मत है, तो उसने जवाब दिया, अवसर उसी का साथ देता है जो तैयार रहता है। उसने समझाया कि इच्छा शक्ति का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि अपने तय किए काम को पूरा करने का पक्का इरादा है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे। अरकाद की कहानी तो अपने आप में एक पूरी सीख है, लेकिन उसने ये ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखा ना, उसने इसे बांटा भी। हाँ, बिल्कुल। यहीं से कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। बेबीलोन का राजा सरगोन, वो शहर में बढ़ती अमीरी गरीबी की खाई से परेशान था। कुछ लोग बहुत अमीर और ज्यादातर गरीब। हाँ, तो उसने अरकाद को बुलाया और कहा कि भाई, तुम ये अमीर बनने का हुनर आम लोगों को भी सिखाओ। और इसी वजह से आए खाली पर्स के साथ इलाज। एकदम सही। अरकाद ने 100 लोगों के क्लास ली और उन्हें 7 दिनों तक रोज एक इलाज सिखाया। ये इलाज असल में वही सिद्धांत थे जिनसे वो खुद अमीर बना था, बस उन्हें आसान तरीके से समझाया गया था। अच्छा, तो पहला इलाज तो वही होगा, बटुआ भरना शुरू करो। बच्चों को नियंत्रित करो, मतलब बजट बनाओ, अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं में फर्क समझो। अरकाद ने एक बड़ी पते की बात कही थी। क्या? कि हमारी जरूरतें हमेशा हमारी आमदनी जितनी बढ़ जाती हैं अगर हम उन्हें काबू में ना रखें तो। अरे वाह, ये बात तो आज भी 100% सच है। तीसरा इलाज क्या था? तीसरा था, अपने सोने को गुणा करो, मतलब निवेश करो। अपनी बचत को काम पर लगाओ ताकि वो बच्चे पैदा करे, जैसे खेत में फसल बढ़ती है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत पर जोर था। चौथा इलाज, ये जरूर सुरक्षा से जुड़ा होगा, अरकाद के अपने अनुभव को देखते हुए। एकदम सही पकड़ा। चौथा इलाज, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। पहला सिद्धांत, मूलधन की सुरक्षा। ज्यादा मुनाफे के लालच में अनाप शनाप जोखिम मत लो। और विशेषज्ञ की सलाह? हाँ, और फिर वही बात, विशेषज्ञ की सलाह लो। उसने अपनी अजमूर वाली गलती का उदाहरण भी दिया। ठीक है। पांचवा इलाज थोड़ा अलग सा है, अपने निवास को एक लाभदायक निवेश बनाओ। इसका मतलब अपना घर खरीदना। हाँ, अरकाद का मानना था कि अपना घर होने से एक सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है, और लंबे समय में ये किराए पर रहने से सस्ता भी पड़ता है। और छठा इलाज था, भविष्य की आय सुनिश्चित करो, मतलब बुढ़ापे के लिए या अगर आप पर कोई निर्भर है तो उनके लिए योजना बनाओ। नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करके भविष्य के लिए एक बड़ा फंड तैयार करो, रिटायरमेंट प्लानिंग की तरह। और आखिरी 7वां इलाज? 7वां था, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ, अपने हुनर को बेहतर बनाओ, नई चीजें सीखो, ज्यादा मेहनती और कुशल बनो। अपनी आमदनी बढ़ाने की इच्छा रखो और उसके लिए कोशिश करो। इसमें ईमानदारी, कर्ज चुकाना, परिवार का ख्याल रखना, ये सब भी शामिल था।
ये 7 इलाज तो वाकई किसी के भी खाली पर्स को भरने का एक पूरा रोड मैप लगते हैं। बहुत प्रैक्टिकल। हाँ, और इन सिद्धांतों को और पुख्ता करने के लिए किताब में सोने के 5 नियम भी बताए गए हैं। अच्छा, एक और लिस्ट? ये कैसे बताई गई है? ये कहानी अरकाद के बेटे नोमासिर के जरिए सामने आती है। कहानी सुना रहा है कालाबाब नाम का एक पात्र। ओके। अरकाद ने अपने बेटे नोमासिर को दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए भेजा। जाते समय उसे एक थैली सोना दिया और साथ में एक मिट्टी की गोली दी। मिट्टी की गोली, उस पे क्या था? उस पर सोने के 5 नियम लिखे थे और शर्त ये थी कि नोमासिर 10 साल बाद लौटकर हिसाब देगा। अगर योग्य साबित हुआ तो पिता की संपत्ति का वारिस बनेगा। तो क्या नोमासिर ने नियमों का पालन किया या उसने भी अरकाद जैसी गलतियां की? उसने शुरुआत में वैसी गलतियां की, मतलब कुछ सोना उसने घुड़दौड़ पर दाव लगाकर गवा दिया। यानी बुरी योजना और लालच। हाँ, और बचा हुआ सोना एक अनुभवहीन साथी के साथ किसी व्यापार में लगा दिया, वो भी डूब गया। वो काफी मुश्किल दौर से गुजरा, गरीबी और हताशा। फिर उसे वो मिट्टी की गोली याद आई होगी, पिता के दिए नियम। हाँ, जब वो बिल्कुल टूट चुका था तब उसे पिता की दी हुई वो गोली याद आई। उसने उन 5 नियमों को पढ़ा और इस बार उन्हें सच में समझा। क्या थे वो 5 नियम? क्या वो 7 इलाजों से अलग थे? वो अलग नहीं थे, बल्कि उन्हीं सिद्धांतों का सार थे, एक अलग तरीके से कहा गया था। सोना उन लोगों के पास खुश-खुशी और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाते हैं, यानी बचत का नियम। हाँ। दूसरा, सोना उस बुद्धिमान मालिक के लिए लगन से काम करता है जो उसके लिए फायदेमंद काम ढूंढता है जिससे वो बढ़ता रहे। सही निवेश। तीसरा, सोना उस सावधान मालिक की सुरक्षा में रहता है जो बुद्धिमान लोगों की सलाह से निवेश करता है, विशेषज्ञ की सलाह। चौथा, सोना उस इंसान से दूर चला जाता है जो उसे उन कामों में लगाता है जिनसे वो परिचित नहीं है या जिन्हें विशेषज्ञ सही नहीं मानते। अजमूर वाली गलती से बचाओ। बिल्कुल। और पांचवा, सोना उस इंसान से भाग जाता है जो उसे असंभव कमाई के लालच में लगाता है या धोखेबाजों की सुनता है या अपनी अनुभवहीनता और रोमांटिक इच्छाओं पर भरोसा करके निवेश करता है। ये तो जैसे गलतियों से बचने की चेकलिस्ट हो गई। तो क्या नौमासिर ने इन्हें अपनाकर वापसी की? बिल्कुल। इन नियमों को समझने के बाद उसने नए सिरे से शुरुआत की। पहले तांबे के सिक्के बचाए, फिर बहुत सावधानी से अनुभवी गुलाम मालिकों के एक समूह के साथ निवेश किया, मतलब तीसरा नियम लागू किया। और सफल हुआ। हाँ, वो सफल हुआ। और 10 साल बाद जब वो लौटा तो उसके पास पिता से मिले सोने से कहीं ज्यादा सोना था। उसने साबित कर दिया कि सिर्फ सोना नहीं बल्कि सोने को संभालने का ज्ञान ज्यादा कीमती है। वाह, ये कहानियां तो सच में बहुत प्रेरणा देती हैं। किताब में कुछ और छोटी कहानियां भी हैं शायद, संक्षेप में। हाँ, कुछ और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो इन्हीं विचारों को मजबूत करती हैं। जैसे एक है सौभाग्य की देवी। अच्छा, उसमें क्या है? वो बताती है कि किस्मत कोई अचानक नहीं आती, वो कर्म करने वालों और अवसर पहचानने वालों का साथ देती है। जो लोग टाल मटोल करते हैं वो मौके गंवा देते हैं। इसमें एक व्यापारी का उदाहरण है जो जमीन का सौदा टाल देता है और एक खरीदार जो भेड़ों का झुंड खरीदने से चूक जाता है। मतलब एक्शन लेना जरूरी है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है। बिल्कुल, सार यही है। कर्म करने वाले पुरुषों पर सौभाग्य की देवी की कृपा होती है। और कोई? एक और है सोने का ऋणदाता। इसमें मैथॉन नाम के एक बुद्धिमान साहूकार है जो रोडन नाम के एक भाला बनाने वाले को सलाह देता है। रोडन को क्या हुआ था? रोडन को अचानक 50 सोने के सिक्के मिले थे और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। मैथॉन उसे सिखाता है कि उधार देते समय सावधानी क्यों जरूरी है। मतलब उधार लेने वाले की नीयत देखो, उसकी चुकाने की क्षमता देखो, क्या कोई सुरक्षा है, ये सब जांचो। और एक बात कहता है, दूसरों की मुसीबतें अपने सर मत लो। उसकी एक छोटी सी कहावत है, बड़े पछतावे से थोड़ी सावधानी बेहतर है। ये सलाह तो आज के लोन और क्रेडिट सिस्टम पर भी पूरी तरह लागू होती है। और कोई यादगार कहानी? एक बहुत दमदार कहानी है ऊंट व्यापारी दाभेसिर की। ये वही दाभेसिर है जिसकी मिट्टी की गोलियां बाद में मिली। हाँ, ये कहानी दिखाती है कैसे बेहिसाब कर्ज और फिजूल खर्ची उसे गुलामी तक ले गई। लेकिन फिर सीरा नाम की एक औरत उसे जगाती है, पूछती है कि उसके अंदर एक आजाद आदमी की आत्मा है या गुलाम की। इस एहसास ने उसे बदल दिया होगा। हाँ, वो गुलामी से भाग निकलता है और अपने सारे कर्ज चुकाने का पक्का इरादा करता है। यहाँ सबक है, जहाँ संकल्प है वहाँ राह मिल जाती है। ये जिम्मेदारी लेने और मुश्किलों का सामना करने की कहानी है। और आखिर में वो मिट्टी की गोलियां जो असल में मिली थी, उनका क्या महत्व है? हाँ, मिट्टी की गोलियों वाला हिस्सा इन सभी सिद्धांतों को जैसे हकीकत से जोड़ देता है। प्रोफेसर श्रेब्सबरी को बेबीलोन के खंडहरों में दाबेसिर की लिखी गोलियां मिलती हैं।
उनमें क्या लिखा था? उनमें उसकी कर्ज चुकाने की पूरी योजना लिखी थी। अपनी कमाई का 1/10 बचाओ, 7/10 में गुजारा करो और बाकी बचे 2/10 से अपना कर्ज चुकाओ। वाह, एक पूरा बजट प्लान। हाँ, ये दिखाता है कि ये सिद्धांत कितने व्यावहारिक और समय सिद्ध हैं। हजारों साल पहले भी लोग इनका इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर हम इन सारी कहानियों और नियमों को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? ऐसा लग रहा है कुछ चीजें बार बार दोहराई गई हैं। बिल्कुल, कुछ बुनियादी कालातीत सिद्धांत हैं जो बार बार उभर कर आते हैं। सबसे पहले, लगातार बचत। अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा सबसे पहले बचाएं। ठीक है। दूसरा, खर्च पर नियंत्रण। बजट बनाएं और अपनी जरूरतों को इच्छाओं से ऊपर न जाने दें। जरूरी है। तीसरा, समझदारी से निवेश। अपने पैसे को काम पर लगाएं और कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत का फायदा उठाएं। पैसे से पैसा बनाना। चौथा, विशेषज्ञों से सलाह लें। जिन क्षेत्रों को आप नहीं समझते, उनमें निवेश करने से पहले माहिरों से जरूर पूछें। वो अजमूर वाली गलती ना हो। हाँ। पांचवा, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना। लगातार सीखते रहें और अपने हुनर को बेहतर बनाएं। छठा, कर्मठता और अवसर। जब मौका मिले तो एक्शन लें, टालमटोल ना करें। और आखिरी, दृढ़ संकल्प। अपने वित्तीय लक्ष्यों पर टिके रहें, चाहे मुश्किलें आएं। हार न मानें। ये नियम वाकई रॉकेट साइंस नहीं लगते, बल्कि जीवन का सामान्य ज्ञान है। शायद इसीलिए ये इतने समय बाद भी प्रासंगिक हैं। सही कहा, ये बेबीलोन में जितने लागू थे उतने ही आज हमारे लिए भी हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता शायद उतना जटिल नहीं है जितना हम कभी-कभी सोच लेते हैं। ये कहानियां यही दिखाती हैं कि नियम सरल हैं, जरूरत है तो उन्हें समझने की और सबसे जरूरी लगातार अमल में लाने की। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ श्रोताओं के लिए। 6000 साल पुरानी ये बेबीलोन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि दौलत बनाने के नियम सरल और स्पष्ट हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे पास उन नियमों पर लगातार चलने का संकल्प है? ज्ञान तो हमें मिल गया, क्या हम उसे सोने में बदल पाएंगे?